हेलो साथियों, आप सभी को टारगेट एग्जाम सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आज के एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, क्वेश्चन दिया हुआ है, संघनन क्या है? ए में है गैस का ठोस में परिवर्तन, बी में है ठोस का द्रव्य में परिवर्तन, और सी में है वाष्प का द्रव्य में परिवर्तन, और डी में है ऊष्मीय ऊर्जा का ठंडी ऊर्जा में परिवर्तन। और ऑप्शन ये है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर साथियों सी होगा, वाष्प का द्रव्य में परिवर्तन। जब कोई गैस तरल पदार्थ में परिवर्तित होती है तब इस प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। अर्थात संघनन का एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई गैस संघनित होकर अर्थात ठंडी होकर द्रव अवस्था में बदल जाती है। बादल, कोहरा, वर्षा आदि। विलय विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? ए में है विलयन की सांद्रता, बी में है विलय का सांद्रता, सी में है विलय की सांद्रता, और डी में है विलय की सांद्रता। इसका राइट आंसर साथियों ये होगा विलयन की सांद्रता। विलयन विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में विलयन की सांद्रता के रूप में जाना जाता है। विदित हो कि विलयन दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण से तात्पर्य मिश्रण में सभी जगह इसका संघनन का गुण एक समान होता है। सामान्यतः जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वह विलायक कहलाता है। विलायक विलयन की भौतिक अवस्था निर्धारित करता है। जिसमें विलायन होता है, विलयन में विलायक के अतिरिक्त उपस्थित एक या अधिक अवयव विलय कहलाते हैं। पानी का इलेक्ट्रोलिसिस डॉट डॉट है। ए में है विस्थापन प्रक्रिया, बी में है विघटन प्रक्रिया, सी में है संयोजन प्रक्रिया, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर साथियों बी होगा, विघटन प्रक्रिया। पानी का इलेक्ट्रोलिसिस एक वैद्युत अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है, जिसमें पानी अपने घटक तत्वों हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में टूट जाता है। फैराडे स्थिरांक ए में है इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर करता है, बी में है इलेक्ट्रोलाइट में पारित विद्युत धारा पर निर्भर करता है, सी में है विलायक के आयतन पर निर्भर करता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट घोला गया है, और डी में सार्वभौमिक स्थिरांक है। इसका राइट आंसर साथियों डी होगा, सार्वभौमिक स्थिरांक है। फैराडे स्थिरांक एक सार्वभौमिक स्थिरांक है। फैराडे स्थिरांक का मान लगभग 94,485 कूलाम या कूलम मोल होता है। एक मोल इलेक्ट्रॉन पर स्थिर कुल आवेश की मात्रा फैराडे स्थिरांक के रूप में परिभाषित की जाती है। दो तरलों ए तथा बी को मिलाने पर आदर्श तरल प्राप्त करने के लिए ए में मिश्रण की एंट्रोपी शून्य होनी चाहिए, बी में है मिश्रण की मुक्त ऊर्जा शून्य होनी चाहिए, सी में है मिश्रण की तापीय धारिता शून्य होनी चाहिए। इसका राइट आंसर साथियों सी होगा, मिश्रण की तापीय धारिता शून्य होनी चाहिए। दो तरलों ए और बी को मिलाने पर आदर्श तरल प्राप्त करने के लिए मिश्रण की एंथैल्पी अर्थात तापीय धारिता शून्य होगी। आदर्श विलयन में अणुओं के बीच कोई अंतः क्रिया नहीं होती है। तापीय धारिता एंथैल्पी शून्य होने का अर्थ है कि मिश्रण प्रक्रिया के दौरान ऊष्मा ना तो अवशोषित होगी और ना ही उत्सर्जित होगी। मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है। ए में है
विसरण, बी में है आसवन, सी में है क्रोमेटोग्राफी और डी में है सेंट्रिफ्यूगेशन। और ई ऑप्शन में है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर साथियों सी होगा, क्रोमेटोग्राफी। किसी मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को क्रोमेटोग्राफी वर्ण लेखन कहते हैं। क्रोमेटोग्राफी की विधि इस तथ्य पर आधारित है कि किसी मिश्रण के विभिन्न घटकों की अवशोषण क्षमता भिन्न भिन्न होती है। इस कारण वे किसी अधिशोषण पदार्थ में विभिन्न दूरियों पर अवशोषित होते हैं और इस प्रकार वे पृथक कर लिए जाते हैं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। ए में है वाष्पीकरण, बी में है हिमीकरण, सी में है पिघलना और डी में है ऊर्ध्वपातन। इसका राइट आंसर साथियों डी होगा, ऊर्ध्वपातन। ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन के रूप में परिभाषित किया जाता है। कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म किए जाने पर वे द्रव्य अवस्था में परिवर्तित होने के स्थान पर सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं और वाष्प को ठंडा करने पर पुनः सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं। ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातज तथा इसका प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इस विधि के द्वारा कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड आदि पदार्थ शुद्ध किए जाते हैं। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापन नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये बहुत महंगे होते हैं। ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। और सी में है इनका प्रयोग निरापद नहीं है और डी में है ये एलपीजी द्वारा चौक हो जाते हैं। इसका राइट आंसर साथियों बी होगा, ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। किसी सिलेंडर में द्रवीभूत गैस का दाब गैस कम होने पर भी नियत बना रहता है, अतः गैस कम होने पर यह गैस की सही मात्रा नहीं बता सकता। शुद्ध जल में नमक को घुलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। अब दो में दिया हुआ है जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए में है नमक एवं मिथाइल अल्कोहल एक तरल से व्यवहार करते हैं। ऑप्शन ए बी में है केवल एक सही है, सी में है केवल दो सही है और डी में एक और दो दोनों सही है। इसका राइट आंसर साथियों डी होगा, दोनों ऑप्शन सही है। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है तथा जल में जब मिथाइल अल्कोहल मेथिनॉल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। यह हाइड्रोजन आबंध के कमजोर होने के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया की दर को धीमा करता है? ए में है विषमांगी उत्प्रेरक, बी में है उत्प्रेरक वर्धक, सी में है समांगी उत्प्रेरक और डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर साथियों डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्नगत दिए गए विकल्पों में सभी उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया दर को तीव्र करने का कार्य करता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता, उत्प्रेरक तापमान तथा अभिकारकों की प्रकृति पर निर्भर करता है, अतः विकल्प डी सही होगा। ऐसे पदार्थ जो बिना रासायनिक प्रक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं क्या कहलाते हैं? ए में है जल शुष्क, बी में है रसवेद पदार्थ, सी में है लोनिया पदार्थ, डी में है निर्जलीकरण कारक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर साथियों ये होगा जल शुष्क।
ऐसे पदार्थ जो बिना रासायनिक प्रक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं, उन्हें जल शुष्क आर्द्रताग्राही कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में है क्रिस्टलीकरण शुद्ध पदार्थ के क्रिस्टलों को उनके विलयन से निकालने को की प्रक्रिया है। 2 में है क्रिस्टलीकरण के दौरान घटक परमाणुओं और अणुओं के बीच एक बंधन स्थापित होता है। और ऑप्शन 3 में है यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन ए में है इस उपयुक्त में कथन कौन सा कथन सही है? ए में 1, 2, 3 तीनों सही है, बी में है 1 और 2 सही है, और सी में है केवल 1 सही है, और डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं सही है। इसका राइट आंसर साथियों बी होगा, 1 और 2 सही है। शुद्ध पदार्थों के क्रिस्टलों को उनके विलयन से निकालने की प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। क्रिस्टलीकरण के दौरान घटक परमाणुओं और अणुओं के बीच वांडर वाल बंध स्थापित होता है। क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया में कोई नया रासायनिक पदार्थ नहीं बनता, अतः यह रासायनिक परिवर्तन नहीं है बल्कि एक भौतिक परिवर्तन है। दूध दूध उदाहरण 1 है। ए में है विलयन का, बी में है कोलाइड विलयन का, सी में है इमल्शन का, और डी में है वायु विलयन का। इसका सही उत्तर सही साथियों कोलाइड विलयन का भी होगा और इमल्शन का भी सही है। दूध प्रकृति में पाए जाने वाले पायस या इमल्शन का एक उदाहरण है। दूध में इमल्शन के रूप में वसा पाई जाती है। इमल्शन द्रव्य में घुले द्रव्य का कोलाइड है। इमल्शन कोलाइडी विलयन का उदाहरण है। कोलाइडी विलयन परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से निर्मित होता है। विलय पदार्थ की तरह का घटक या परिक्षिप्त कण को जो कोलाइडी रूप में रहता है उसे परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं, तथा वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहती है उसे परिक्षेपण माध्यम के रूप में परिभाषित किया जाता है। कोलाइडी विलयन को परिक्षेपण माध्यम की अवस्था और परिक्षिप्त प्रावस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। अतः इस प्रश्न का विकल्प बी और सी दोनों सही है। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प में तौर पर छात्र इमल्शन का चयन कर सकते हैं। निम्न में कौन सा कोलाइड नहीं है? ए में है सिरका, बी में है धुआं, और सी में है रक्त, और डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर साथियों ए होगा सिरका। दो पदार्थों के विषम मिश्रण जिसमें एक पदार्थ के सूक्ष्म कण दूसरे पदार्थ में विस्तारित परिक्षेपित रहते हैं कोलाइड कहलाते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण हैं धुआं, कोहरा, रक्त, शेविंग क्रीम आदि। सिरका एसिटिक एसिड का जल में विलयन एक वास्तविक समांगी विलयन है, कोलाइड नहीं। वायु एक है, यौगिक है, डी में है तत्व है, सी में मिश्रण है, और डी में विद्युत अपघटक है। इसका राइट आंसर साथियों सी होगा, मिश्रण है। वायु कई गैसों का मिश्रण है। इसमें मुख्य घटक निम्नलिखित प्रकार है। नाइट्रोजन 78.084%, ऑक्सीजन O2 20.946%, आर्गन 0.9340%, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 0.0407%। हवा में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती? ए में है हीलियम, डी में है नियॉन, सी में है आर्गन, डी में है रेडॉन। इसका राइट आंसर साथियों डी होगा, रेडॉन। रेडॉन एक रेडियो एक्टिव नोबल गैस है जो समानता वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती। आर्गन वायु में पाई जाने वाली सर्वाधिक प्रचुर नोबल गैस है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ टिंडल प्रभाव दिखाएगा? ए में है NaCl का पतला घोल, बी में है दूध,
सी में है स्टार्च सॉल्यूशन और डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर साथियों डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। जब प्रकाश की किरण को उसके तरंग दैर्घ्य के बराबर आकार के कणों वाले कोलाइड घोल से गुजारा जाता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन के फलस्वरूप उसका पथ दिखाई देने लगता है। इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। दिए गए विकल्पों में दूध तथा स्टार्च सॉल्यूशन दोनों कोलाइड घोल है, अतः यह दोनों टिंडल प्रभाव का दर्शाता है। आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक प्रक्रिया है? ए में है विसरण, बी में है वाष्पोत्सर्जन, सी में है परासरण, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर साथियों ए होगा विसरण। आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना विसरण की क्रिया है। दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर समांग मिश्रण बनाने की प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से लेना तथा ऑक्सीजन का पत्तियों से बाहर निकालना विसरण का उदाहरण है। विषम का पता लगाएं। ए में है फल का पकना, डी में सीमेंट से सेटिंग और सी में है कोयले का जलना और डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर साथियों ये होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। विकल्प में दिए गए फल का पकना, सीमेंट की सेटिंग तथा कोयले का जलना सभी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है और सभी ऊष्माक्षेपी है, इसलिए इसमें कोई विषम नहीं है, अतः विकल्प ई ऑप्शन सही उत्तर है। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? ए में है अनुकर्मणीय होना, बी में नए पदार्थ बनना, सी में ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होना, डी में ऊर्जा का अवशोषण होना। इसका राइट आंसर साथियों सी होगा, ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होना। उपयुक्त में दिए गए विकल्पों में अनुकर्मणीय होना, नए पदार्थ बनना तथा ऊर्जा का अवशोषण होना रासायनिक परिवर्तन की विशेषता है, जबकि ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होना रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। ए में है ऑक्सीजन, बी में है अपचयन, सी में है जलीय विश्लेषण और डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर साथियों बी होगा अपचयन। अपचयन प्रक्रिया में प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रक्रिया देगा? ए में है AgNO3 विलयन और कॉपर धातु, बी में है NaCl विलयन और कॉपर धातु, सी में है FeSO4 विलयन और कॉपर सिल्वर धातु, डी में है MgCl2 विलयन और एल्यूमिनियम धातु। इसका राइट आंसर साथियों ए होगा AgNO2 विलयन और कॉपर धातु। विस्थापन अभिक्रिया में एक अधिक प्रतिक्रियाशील धातु एक कम प्रतिक्रियाशील धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। कॉपर Cu सिल्वर Ag से अधिक प्रतिक्रियाशील है, अतः जब कॉपर Cu धातु को सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के विलयन में डाला जाता है तो कॉपर Cu सिल्वर Ag को विस्थापित कर देता है। अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन संख्या घटती है वो कहा जाता है। ए में है अपचयन, बी में है उपचयन, सी में है आपोपचय अभिक्रिया और डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर साथियों ये होगा अपचयन। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन संख्या बढ़ती है उसे अपचयन तथा जिसमें ऑक्सीजन संख्या घटती है उसे अपचयन कहते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक विकल्प में सामग्रियों को उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। सही विकल्प चुनें। ए में हाइड्रोजन गैस,
पानी, लोह, धातु। डी में है वायु, नमक, रस। और सी में है नमक, रस, वायु। और डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर साथियों ये होगा हाइड्रोजन गैस, पानी, लोह, धातु। पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को अंतरानुक बल कहते हैं। ठोस पदार्थ में यह सर्वाधिक तथा गैस में यह सबसे कम होता है। अतः बढ़ते क्रम में द्रव्य ठोस होगा। निम्न में किस प्रकार की दवाई उत्पादन में इथाइल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है? ए में है एंटी पायरेटिक, डी में है एंटीसेप्टिक, सी में है एंटी एलर्जिक, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर साथियों डी होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इथाइल अल्कोहल अथवा एथनॉल का उपयोग फार्मास्यूटिकल्स में किया जाता है। इसका उपयोग एंटीसेप्टिक दवाओं, एंटी पायरेटिक, एंटी एलर्जिक आदि के उत्पादन में भी किया जा सकता है। साथियों आप सभी को अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।